मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको आपराधिक जो दायित्व है उस आपराधिक दायित्व के निर्धारण का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और हमारी जो आईपीसी है उस आईपीसी का आपको इंट्रोडक्शन जो पार्ट जो है वो आज आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता में जो 1860 में इसको मैकाले संहिता भी इसको कहा जाता है, और इस संहिता के अंतर्गत 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं इस संहिता के अंतर्गत है। यह संहिता एक मूलभूत विधि है और किसी अपराध का संरक्षण करने में यह काम आती है। और भारतीय दंड संहिता में 511 अध्याय हैं। भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी और 1 जनवरी 1862 से इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य पर इस संहिता का प्रवर्तन नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत जो कि सम्मिलित किया गया था, और वहाँ रणवीर दंड जो संहिता है उस रणवीर दंड संहिता का वहाँ जो कि प्रचलन था। लेकिन वर्तमान में भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है और उसको राज्य के रूप में मान लिया गया है, तो संपूर्ण भारतवर्ष पर इसको लागू जो किया गया है। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के जब सदस्य थे तब उन्होंने उस संहिता का एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इस संहिता को मैकाले संहिता भी कहा जाता है। तो अपराध के अंतर्गत जो अपराध की परिभाषा है वो दंड संहिता के जो सेक्शन 40 है उसके अंतर्गत दी गई है, और उसमें है साधारण शब्दों में है कि ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई लोभ जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है। कानून जिस कार्य को या जिस लोभ को करने से मना करता है, और यदि वह कार्य आप या उस लोभ को आप करते हो तो वह अपराध की परिभाषा में आएगा। आपराधिक दायित्व के निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है एक लैटिन मैक्सिम जो लॉर्ड कोक ने जो कि दी थी, और वह है एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंस सेट्रिया, यानी कि कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि मन स्थिति उसकी सम्मिलित नहीं हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है किसी कार्य को अपराध बनाने के लिए उस आपराधिक कार्य का और उसके साथ उस कार्य की करने की मनोस्थिति का दोनों का एक ही समय पर अर्थात संगामी होना आवश्यक है। एक ही समय पर दोनों अगर हो, साइमल्टेनियसली अगर हो, तो ही हम उस कार्य को अपराध की परिभाषा में रखेंगे। यहाँ 2 शब्द आते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब होता है एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, यानी कि ऐसा कार्य जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है। और मेंस रिया का मतलब हमारी मानसिक अवस्था अर्थात हमारा इंटेंशन यानी कि आशय। तो एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों यदि एक साथ हों तो ही कोई कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि किसी कार्य को करने का
मानस हो लेकिन उस कार्य को नहीं किया गया हो, अर्थात मेंस रिया हो लेकिन एक्टस रियस नहीं हो, या किसी कार्य को किया गया लेकिन उस कार्य को करने का आशय नहीं था, तो उस अवस्था में हम किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं मान सकते। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध का सृजन करने के लिए दोनों का संगामी होना आवश्यक है। अब यह सिद्धांत भारतीय दंड संहिता में 3 प्रकार से लागू होता है: सकारात्मक, नकारात्मक और कठोर दायित्व के अधीन, यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी हम इस सिद्धांत को लागू करवाते हैं। सकारात्मक शब्दों के अंतर्गत है जहाँ किसी अपराध की परिभाषा में ही वह मन स्थिति प्रदर्शित होती हो, तो वह उस अपराध का सकारात्मक तरीके से इस सिद्धांत का लागू होना बताता है। जैसे कि चोरी का अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत दिया गया है, उसमें है बेईमानी पूर्वक आशय से, यानी कि आशय का बेईमानी पूर्वक होना जरूरी है। दूसरा अपराध है छल का अपराध, तो छल का अपराध है कपट करने के आशय से, यानी कि कपट होना जरूरी है, जो दंड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत जो कि दिया गया है। अब आता है 304 ए, उपेक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, डेथ बाय द नेग्लिजेंस। तो जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें ग्रुपिंग सेक्शन है 279 और 304 ए। 279 में है उतावलेपन से लोक मार्ग पर वाहन का चलाना, और 304 ए में है उपेक्षा से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। तो दोनों ही अपराधों में उपेक्षा नामक जो एक शब्द है वह अपराध करने का हमारा आशय, हमारी मनस्थिति को प्रदर्शित करता है। और एक कपट का अपराध है, उस कपट करने के अपराध के अंतर्गत आता है जिसको हम चीटिंग कहते हैं, उसमें धोखा करना या क्षति करने का आपका आशय हो। इस प्रकार से हमारे सकारात्मक स्वरूप को हमने आईपीसी में देखा। अब आता है हमारा नकारात्मक स्वरूप। नकारात्मक स्वरूप का साधारणतया तात्पर्य है कि हम उन अपवादों का सहारा लेंगे जिन अपवादों से हम अपने आपराधिक दायित्व से विमोचित हो सकते हैं, यानी कि हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो वो सिद्धांत हमारे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 सेक्शन 376 से लेकर के 106 तक जो कि दे रखे हैं। इसमें कुछ जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम न्यायिक प्रतिरक्षा कह सकते हैं और कुछ सिद्धांतों को गैर न्यायिक प्रतिरक्षा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से साधारण रूप में हमको याद रखना है कि धारा 76 से लेकर के धारा 106 तक जो साधारण अपवाद दे रखे हैं वो हमारे नकारात्मक स्वरूप से इस सिद्धांत को लागू होना बताते हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा जो इसमें लागू करने का तरीका है वो है कठोर दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी शब्द हमारे टॉर्ट में भी मिलता है और आईपीसी में भी हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का साधारणतः अर्थ होता है कि हम किसी भी कानून के निर्वचन को इस प्रकार से करें कि हम उस अपराध में आशय को नज़रअंदाज कर दें और यह उपधारणा करें कि संबंधित अपराध एक
सोच समझ करके किया गया था, यानी कि उसमें आशय का प्राइमा फेसी होना प्रूव होता है। तो हमारे जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, फूड एडल्ट्रेशन जो एक्ट 1954 था पहले, जिसको 2006 में चेंज कर दिया गया था, और इसके अलावा ऑर्डिनेंस जो एक्ट था, उस ऑर्डिनेंस एक्ट भारतीय आयुध अधिनियम, इसके अलावा आईपीसी की बात करें, सेक्शन 292 कहता है किसी अश्लील पुस्तक का विक्रय करना। और इस अपराध में हम मानसिक स्थिति को नहीं देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपराध करने के आशय से इस पुस्तक को बेचा। सेक्शन 292, यदि हम इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का टॉर्ट में थोड़ा सा देखते हैं तो इसमें केस आता है एक रंजीत उड़ीसी बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो इंटरप्रिटेशन का केस है, और उसमें लेडी चैटर्लीज लवर नामक एक बुक थी, उसको एक अंधा व्यक्ति बेच रहा था। तो प्रशासन ने उस बुक को पकड़ा। तो अंधे व्यक्ति ने यह कहा कि मैं अपनी अंधता के कारण मेरे को यह पता नहीं था कि ये जो मैं पुस्तक बेच रहा हूँ ये ऑब्स्कैन मैटर्स हैं, अश्लील हैं। तो न्यायालय ने यह कहा कि ऐसे अपराधों में मानसिक स्थिति को नज़रअंदाज किया जाएगा और आप पर धारा 292 आईपीसी लागू होगी। क्यों? क्योंकि इन मामलों को कठोर जो दायित्व है उस कठोर दायित्व के आधार पर जो कि निपटारा उनका निस्तारण जो किया जाएगा। तो इस प्रकार से, और टॉर्ट का एक और बताता हूँ आपको कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर नामक एक केस है जिसमें जस्टिस ब्लैकबर्न ने 1868 में डिसाइडेशन दिया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में है कि आप अपने प्रीमाइस में, आप अपने परिसर में कोई ऐसा ऑर्डिनेंस, ऐसा एक्सप्लोजिव मैटर, ऐसा कुछ हैजार्डस सब्सटेंस जो आपके उस परिसर से बाहर निकल जाए तो वह एटमॉस्फेयर को, किसी पर्सन को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता हो। तो आप उस दायित्व के अधीन बचाव नहीं ले सकते कि यह मेरे द्वारा ना किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत में कुछ अपवाद दे रखे थे, जैसे एक्ट ऑफ द गॉड और थर्ड पार्टी यानी स्ट्रेंजर्स वर्क। तो उस अवस्था में आप बचाव ले सकते थे। लेकिन भारतीय न्यायालय ने श्री राम फर्टिलाइजर का जो केस था, जिसको ओलियम गैस कांड भी, MIC कांड भी कहा जाता है 1984 के अंतर्गत, इसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूप में कन्वर्ट किया MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसमें ये कहा था कि भारतीय दंड संहिता इसमें टॉर्ट में कि हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जगह एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूप में सिद्धांत को मानेंगे और किसी प्रकार का बचाव किसी व्यक्ति के पास नहीं है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी उसी व्यक्ति की होगी। भोपाल में कांड हुआ था, MIC कांड, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था, उसके कारण काफ़ी लोग ख़त्म हुए थे, मरे थे। और आज भी वो दुखांतिका लोगों को परेशान कर रही है। आज भी वहाँ बच्चे अपंग पैदा होते हैं भोपाल MP में। कहने का मतलब ये साधारणतया है कि जब हमारा विधि कानून किसी सिद्धांत को स्ट्रिक्टली अपना रहा है तो उसमें कुछ बचाव के आधार हो सकते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूटली लायबिलिटी आप इम्पोज करते हो तो उस अवस्था में हम किसी भी प्रकार का बचाव नहीं ले सकते। तो आज हमने
तीन प्रकार से ये सिद्धांत किस प्रकार से लागू किया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के आधार पर, और ये सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में हम भारतीय दंड संहिता के इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, परिचय, उसको बारे में हम जो कि अध्ययन करेंगे। सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।